नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पतौरिया। लगातार तीसरी बार देश के सत्ता सिंहासन संभालने जा रहे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सामने सरकार बनाने से भी बड़ी चुनौती घटक दलों के बीच कैबिनेट की हिस्सेदारी का बंटवारा है, जिसके चलते एनडीए के मुख्य घटक बीजेपी और एनडीए संसदीय दल के नवनिर्वाचित नेता भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को सियासी चुनौतियों से जूझना पड़ रहा है। साथियों की मांगे सुविधा के बजाय समस्याएं खड़ी कर रही हैं। इससे निजात पाने के लिए रोज नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, नए फॉर्मूले गढ़े जा रहे हैं और इसी में एक नया फॉर्मूला 1 for 5 अथवा 5 पर 1 तय किया गया है। फॉर्मूला बहुत साफ है कि 5 सांसदों पर 1 मंत्री पद दिया जाएगा। अगर यह फॉर्मूला फाइनल होता है तो मोदी कैबिनेट में संघर्ष रहित संतुलन बना पाएंगे। टीडीपी और जदयू जैसे दोस्तों की जिद पर लगाम लग सकेगी और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों की उम्मीदें भी परवान चढ़ सकेंगी, जहां किसी घटक दल की बजाय खुद बीजेपी ने सभी सीटें जीतकर ऐतिहासिक क्लीन स्वीप का कमाल किया है। देखिए रिपोर्ट। 16 सांसदों के साथ टीडीपी सबसे बड़ा घटक। टीडीपी को मिल सकते हैं 3-4 मंत्री पद। जदयू के हिस्से में आ सकते हैं 2-3 मंत्री। चिराग पासवान की हिस्सेदारी 2 मंत्रियों की। स्पीकर का पद भी इस बार बंटवारे में जा सकता है। एनडीए गठबंधन लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रहा है। गठबंधन के मुख्य घटक बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्य घटक होने के कारण बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती साथियों के अहम को संतुष्ट करते हुए मंत्रिमंडल में सामंजस्य बैठाना और बीजेपी के सांसदों को अपनी ही सरकार में बेगाना महसूस करने से बचाना है। इसलिए 5 पर 1 का फॉर्मूला रणनीतिकारों को बड़ा मुफीद लग रहा है। ऐसे में सबसे बड़े घटक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी को 16 सांसदों के चलते 3 से 4 मंत्री पद मिल सकते हैं। दूसरे प्रमुख घटक नीतीश कुमार की जदयू को 12 सांसदों के नाते 2 से 3 पद मिल जाएंगे। चिराग पासवान की लोजपा को 2 पद मिल सकते हैं। यही फॉर्मूला भाजपा में बेहतर प्रदर्शन पर लागू हुआ तो मध्य प्रदेश को 6 मंत्री पद मिल सकते हैं। मध्य प्रदेश से जिन सांसदों की उम्मीदें अधिक लगाई जा रही हैं, उनमें गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और विदिशा सांसद तथा एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का नाम टॉप पर है। इनके साथ ही यहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष खजुराहो सांसद वीडी शर्मा का नाम भी चर्चा में है। मोदी कैबिनेट में हर बार जगह पाने वाले मंडला सांसद, आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते तथा टीकमगढ़ सांसद दलित नेता वीरेंद्र कुमार को फिर मौका दिए जाने की भी संभावना है। मोदी फॉर्मूले के तहत महिलाओं को टिकट दिए गए और वे जीती भी, इसलिए उनकी कैबिनेट में भी हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। सबसे टॉप पर शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह का नाम है। उनके अलावा धार सांसद सावित्री ठाकुर का नाम भी संभावित सूची में शामिल है। देवास के सांसद सोलंकी की संभावनाएं भी कम नहीं है। सतना सांसद और ओबीसी नेता गणेश सिंह के नाम को लेकर भी चर्चाएं खूब चल रही हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब 5 पर 1 का फॉर्मूला बीजेपी बेस्ट परफॉर्मर राज्य पर लागू करेगी, अन्यथा मध्य प्रदेश के हिस्से में 3 ही मंत्री आ पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र सुलेज जी हैं, जो कि पत्रकार हैं, बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया और गौरव चतरी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। जिस तरह से देखा जाए राजपाल जी, 5-5 का फॉर्मूले का जिक्र किया जा रहा है, जैसे कि अभी आपने पैकेज में भी सुना, लेकिन जैसे जैसे दिन हो रहे हैं, जब से शुरुआत में 2 दिन पहले जो खबर आई कि जो भी घटक दल हैं और जो भी अन्य दल हैं वो कोई 6 मंत्रालय मांग रहा है, कोई 2 मंत्री मांग रहा है, कोई 3 मंत्री मांग रहा है, ऐसी करके पूरी लिस्ट एक वायरल हुई है मीडिया में। तो सच्चाई क्या है? क्या ऐसे करके जिनके पास 12 एमपी हैं तो वो भी अगर मांग रहे हैं कि 6 हमें चाहिए मंत्री, 2 हमें चाहिए मंत्री, अगर 5 का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है तो अनुप्रिया पटेल जैसे 2 ही सीट जीती है, तो फिर इनकी तो 5 भी नहीं हो रही, तो फिर 1 सीट भी नहीं मिलेगी। कहने किस तरह से? देखिए, अब जो चर्चाएं बाहर निकल के आ रही है, ये चर्चा ही है, कयास लगाने का काम हो रहे हैं।
कयास भी इस तरीके से कि भैया प्रधानमंत्री जी के साथ में और उस घटक के प्रमुख के साथ में जो बात हो रही है वो हम तो जान नहीं सकते क्या बात हुई है। ठीक है, बिल्कुल अंदाज से हम बात कर सकते हैं और अंदाज से ही बातें हो रही है। अच्छा, ना तो कोई ऐसा फार्मूला कोई पार्टी फोरम पे तय हुआ कि भाई 5 पे 1 देंगे या 5 सांसद पे 1 देंगे या 5 पे, ये विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का और काल परिस्थिति के अनुसार इसमें निर्णय लिया जाता है, उपयोगिता के हिसाब से निर्णय लिया जाता है, क्षेत्रीय संतुलन बनाए जाते हैं, राजनीतिक भौगोलिक तमाम तरह से जो है मंत्रिमंडल के गठन के समय पे बातें ध्यान में रखी जाती है। आप देखेंगे कि इसमें किसी प्रकार का कोई जो है कोई हिडन कुछ ऐसा कुछ नहीं है, जो एकदम क्लियर है। और आप एकदम देखेंगे कि 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री जी की शपथ होगी उसके बाद में सब ठीक हो जाएगा, इमीडिएट जो है सारे लोगों का होने का हो जाएगा। और मध्य प्रदेश ने तो सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो निश्चित तौर पर अगर मध्य प्रदेश की जनता ने सर्वश्रेष्ठ दिया है तो मोदी जी भी सर्वश्रेष्ठ में भी और अच्छा जोड़ के देने का काम करेंगे, क्योंकि आज तक मोदी जी का इतिहास पिछला यही रहा है कि उन्होंने जनता को सबको विश्वास में रख के सबको साथ में रखकर जो उनकी अपेक्षा रही उससे ज्यादा लुटाने का काम किया है। तो मध्य प्रदेश ने अगर 29 सांसद बनाकर मोदी जी को दिए हैं तो मध्य प्रदेश की जनता को कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा मोदी जी से। उनको बेहतर से बेहतर जो दिया जा सकेगा मध्य प्रदेश को वो दिया जाएगा, चाहे मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व हो, चाहे प्रदेश के लिए अलॉटमेंट हो, चाहे शासकीय योजनाओं के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली समस्त सहायता और हमारा हिस्सा हो, सब कुछ समय पे और बेहतर ज्यादा से ज्यादा देने का काम होगा। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश ने मोदी जी को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। ठीक है भूपेंद्र जी, जिस तरह से ठीक कहा उन्होंने कि हालांकि विशेष अधिकार है प्रधानमंत्री मोदी जी का, वहां से बातें लीक नहीं हो सकती हैं, पर जो पार्टियां हैं उनकी तरफ से तो उन्होंने लेटर में क्या डिमांड भेजी है वो तो लीक हो ही सकती है और हुई भी है और होती भी रही है। तो ऐसे में जिस तरह से हमने देखा कि चिराग पासवान बोल रहे हैं कि हालांकि 5 उनके पास सांसद हैं, पर वो बोल रहे हैं कि स्वतंत्र प्रभार और एक कैबिनेट मंत्री हमें चाहिए, 2 हमारे वैसे चाहिए। ठीक है, इन लोगों की जिस तरह से राय है, अब जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अगर देखें तो ये कोई बहुत बीजेपी के सगे नहीं रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो अभी कुछ ही समय पहले अगर देखें तो इतनी बयानबाजी प्रधानमंत्री मोदी को किसी ने आतंकवादी कह दिया था, किसी ने राजनीतिक विद्वेष ने क्या क्या बयानबाजी हुई थी दोनों लोगों में। तो इन पे भरोसा तो ऐसे तो नहीं किया जाएगा, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा सा रहा होगा, एक बड़ा ब्रिज तैयार किया गया होगा, तभी ये लोग सदे हैं, वरना ये दोनों सदने वालों में से है नहीं। देखिए, राजनीति हमेशा संभावना का खेल होता है, कोई चिरस्थायी उसमें दूरी नहीं होती और चिरस्थायी निकटता नहीं होती। अपने समीकरण, अपनी धरातल की पृष्ठभूमि को ही सर्वोपरि रखा जाता है, उसके कारण ही ये सब कुछ हो पाता है। तो ये तो सही है, 2018 में वो विशेष दर्जा प्राप्त करना चाहते थे और अमित शाह जी ने भी उनके लिए कहा था, वो ठीक है। लेकिन आज का जो परिवेश है और जो मोदी जी की जो लीडिंग की व्यक्तित्व है, देखिए कल से जब से परिणाम आए 4 से लगातार समीकरण बन रहा है। आज देखिए संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें सारे दल के लोग शामिल थे, 13 दल के, उनके मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे और सबने अपना अपना समर्थन बाकायदा रखा। और जिसमें नीतीश कुमार जी ने, चंद्रबाबू नायडू जी ने और नीतीश जी ने तो देखिए पूरा समर्पण ही कर दिया। उन्होंने कहा जब तक हैं हम उनके साथ रहेंगे। तो ये सब समय के अनुसार हर चीज़ें बदलती हैं, चिरस्थायी नहीं रहती राजनीति में। राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल है। तो मुझे तो लगता है कि मैंडेट रहेगा और ये साथ में चलेंगे और वो तोलमोल के बोल भी नहीं होंगे और कोई बार्गेनिंग भी नहीं होगी, वो सब बीच का रास्ता निकालेंगे। क्योंकि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो काफ़ी मजबूत है, वो हर चीज़ की फीडबैक तैयारी करते हैं और उसके तहत जातिगत समीकरण बैठाना है, कौन जिससे ज़्यादा से जीता है, अपने लोगों को भी, उनके 4-4, 5-5 बार के सांसद हैं उनको भी करना है। तो ये सब चीज़, लेकिन इस मंत्रिमंडल में सबसे ज़्यादा ओबीसी फैक्टर काम करेगा, ओबीसी के सबसे ज़्यादा मंत्री रहेंगे, निश्चित रूप से महिलाओं की भी भागीदारी होगी और महत्वपूर्ण पद भी वो अपने पास रखना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने जनता के वादा किया है कि कोई इकोनॉमी को आगे बढ़ाएंगे, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं, क्योंकि चेहरा वही हैं, तो ये सब चीज़ें रखी जाएंगी और इस
तहत जो राज्य में इन लोगों का अच्छा 16 और 12 सीटें इन लोगों ने जीती हैं आंध्रा और बिहार में, तो वो इसका संदेश जाएगा कि ये लाइन ऑफ ऑर्डर और पैसा का जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो भी विशेष दर्जा के रूप में आर्थिक राज्य को प्राप्त करने का इनका मुख्य रूप से फोकस रहेगा। क्योंकि समीकरण लगातार बदल रहे हैं, 2 दिन से पहले दूसरी स्थिति थी, आज दूसरी स्थिति, और कल तक देखिए आप शपथ तक तीसरी स्थिति हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह से कंट्रोवर्सी होने की संभावना है। और फिर उसके बाद आगे की राजनीति, अभी तक तो मंत्रिमंडल जब बनेगा उसके बाद आगे की राजनीति तय होगी, और निश्चित रूप से मोदी जी सबको समन्वय में लेके चलेंगे। और क्योंकि गठबंधन की राजनीति का पालन तो करना ही पड़ेगा, जिस तरह से ये मैंडेट मिला है, तो निश्चित रूप से वो इसको सफल बनाने की कोशिश करें। वो एक नई भूमिका में अपने आप को राष्ट्र के सामने और वैश्विक रूप से स्थापित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक तो वो फुल फ्लेज सरकार चलाते थे। अब गठबंधन के रूप में वो इस तरह से कोशिश करेंगे कि उसमें भी सफलता, क्योंकि वो एक नया अचीवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। ठीक है, जिस तरह से देखें गौरव चतुर्वेदी सर कि अगर दोनों ही पार्टियों को देखें, सर कह रहे हैं कि भूपेश जी की समय समय के साथ राजनीतिक रूप बदलते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ एक अवसरवादी पार्टियां हैं जो ये 15, 20, 25 सीटें लेके आती है, हमेशा से अवसर ढूंढती रही हैं, और इनका पुराना इतिहास भी यही रहा है। ये सगी किसी की नहीं हुई है, ना तो इन्हें सरकार चलाना है, इन्हें जहां पर सही है वहां पर उस तरफ घूम जाना वाला इनका हिसाब रहा है। तो यही लगातार जब ये कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन, उसका मकसद था कि मोदी को हटाना, ना कि सरकार चलाना। अगर वो बन भी जाती तो शायद कुछ दिनों तक चलती और कुछ दिनों तक मारामारी वाला हिसाब क्रिएट हो जाता। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि वहां पर इन दोनों पार्टियों और एक पार्टी और जाने के बाद भी कुछ निर्दलियों की जरूरत पड़ रही थी, इस वजह क्योंकि वहां पर पूरा हिसाब किताब नहीं बैठ रहा था, कल को वहां पर पूरा हिसाब किताब बैठ जाएगा और इन दो पार्टियों की सिर्फ महज जरूरत पड़ेगी, तो क्या गारंटी है कि ये दो पार्टियां खिसकेगी नहीं? क्योंकि जिस चीज के पूरे सूत्रधार इंडिया गठबंधन के नीतीश कुमार थे, जिसकी नींव उन्होंने रखी, वही अगर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो अंदर तो बहुत कुछ कसम होगा, लेकिन चूंकि अब अवसर है तो इसलिए वो ये घूट पी रहे हैं। देखिए, अवसरवादी सिर्फ इन 17 दलों को कहना ही उचित नहीं होता। अवसरवादी सिर्फ इंडिया के घटक दलों को कहना ही उचित नहीं होता। अवसरवादी भाजपा भी है, अवसरवादी कांग्रेस भी है, अवसरवादी सपा भी है, अवसरवादी बसपा भी है, और ये बाकी दोनों पार्टियों के घटक दलों के अन्य दल भी। मैं भाई साहब ने एक बात को याद दिलाया कि आज संसदीय दल की बैठक, किस संसदीय दल की बैठक थी? भाजपा की, एनडीए की, या भाजपा और एनडीए के चुने हुए मुख्यमंत्रियों की बैठक थी, या अन्य जो महत्वपूर्ण नेता हैं प्रदेशों के, उनको इस संसदीय दल की बैठक में क्यों बुलाया गया? सबसे बड़ा सवाल यह है। संसदीय दल की बैठक होना थी तो भाजपा संसदीय दल की बैठक करता, अपनी बैठक पहले करता, उसमें नेता चुने जाते, प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके बाद फिर एनडीए के घटक दलों के साथ बातचीत होती। हुआ यह है कि एनडीए के घटक दलों के साथ तो पहले बात कर ली, और भाजपा संसदीय दल की बैठक में सभी दलों को बुला लिया, सभी मुख्यमंत्रियों को बुला लिया, जबकि वहां पर जाने का अधिकार सिर्फ चुने हुए सांसदों को है, अन्य किसी नेता को नहीं। और पार्टी के 3-4 जो बड़े नेता थे, जो नीति निर्धारक रहते हैं, उन्हें जाने का अधिकार। ऐसी परिस्थिति में इसे एक जन प्रतिनिधि सम्मेलन कहा जाना उचित होगा, ना कि संसदीय दल की बैठक। ये अवसरवादिता जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कहने से जो अवसरवादिता खेली गई पहले, उसका एक नमूना। भाजपा तय करता संसदीय दल की बैठक में कि हमारा नेता कौन होगा, उसके बाद आगे की बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अन्य घटक दलों को साधने का काम शुरू कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में जहां कुल 82 मंत्री बनाए जाना है, तो उसके उस असंतोष को थामने के लिए 5 पर 1 का फार्मूला लाए जाने की कोशिश की जा रही। कितनी सफल होगी ये बात की बात है, और इससे मुश्किल से 60 मंत्री बन पाएंगे, लेकिन ये फार्मूला उन लोगों पर कैसे लागू हो पाएगा जो एक सदस्य के तौर पर चुन आए हैं या 2 के तौर पर चुनकर आए हैं। ऐसे 9 सदस्य हैं, 12 सदस्य, ऐसे 12 सदस्यों को कैसे समायोजित किया जाएगा? चलिए, आपने जनता दल,
तेलुगु देशम को, आपने इन दोनों को समाहित कर लिया, लेकिन बाकी जो चुनकर आए हैं उनका क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो हाँ, वो जो अभी 5 है कवायद, उसमें भी चलो एक को कर लिया, ठीक है जी, अभी बहुत सारी कवायद होना बाकी है, उसके बाद ही कोई रास्ता निकल पाएगा। और इतना आसान मंत्रिमंडल का गठन बहुत जल्दी हो जाए, ये मुझे ऐसा प्रतीत नहीं है। ठीक है। राज्यपाल जी, जिस तरह से कहा यह जा रहा है कि मोदी जब ये चुनाव हो रहे तो उससे पहले ही पूरे आने वाले भविष्य के क्या काम होंगे, कुछ 10 से 12 कुछ कामों की लिस्ट और देखी गई है कि वो पहले से निर्धारित कर रखे थे और ये आपके एजेंडे में भी नहीं है, थे हमेशा से, क्योंकि ये नहीं कह सकते कि वो लिस्ट गलत है, वो आपके एजेंडे में हमेशा से रहे हैं, कई बार मुख से भी निकले हैं आपके नेताओं के। तो अब ऐसे में ये जो लोग आए हैं ये अन्य विचारधारा के हैं, ये भाजपा की कभी किसी चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और पिछले जितने भी डिसीजन भाजपा ने लिए हैं ये हमेशा उनमें टिप्पणी करते रहे हैं। तो अब जाके इनकी कुछ अलग मांगे हैं, जैसे हमें सामने निकल कर आ रही हैं अग्निवीर और मुस्लिम आरक्षण, तमामदारी जो निकल कर आ रही है यूसीसी को खत्म कर। तो अब ये जो अगर आ भी रहे, ठीक है, उनकी नहीं माने, लेकिन जो आपके एजेंडे हैं इनमें कितना गतिरोध पैदा होगा? क्योंकि पहले तो आपका विपक्ष भी आधे पे आ गया है, लगभग आधा तो वो अड़ंगा लगाएगा, ऊपर से अपने खुद के लोग ऐसे हैं जो कि उस विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अगर रखेंगे तो फिर अगले साल अपने में जब जाएंगे तो वोट कैसे मांगेंगे? भाई तुम तो मोदी के एजेंडे में ही शामिल हो गए, तब हमसे वोट मांगने के, अपनी जनता भी साथ नहीं है, तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, ये चुनाव परिणाम आने के बाद का गठबंधन नहीं है, पहले तो क्लियर हो गया। ये गठबंधन चुनाव के पहले का है। एनडीए जो कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, इस गठबंधन ने इन दलों के साथ में बैठकर चुनाव के पूर्व गठबंधन किया है, जिसमें अपना कॉमन एजेंडा रखा है। तो चुनाव के पहले ही जो विषय तय हो चुके हैं वो चुनाव के बाद पूरे करना है और उसमें सबकी सहमति है। तो एनडीए में जो एजेंडा तय है उस एजेंडे पे काम करेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। और अभी प्रक्रिया को दूषित करने की बात हो रही थी कि भाई पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होना थी, फिर ये होना था। तो बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तो मोदी जी के नेतृत्व में ही तो चुनाव लड़ा, ये तो तय है, ये तो पहले से तय है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय कर दिया था। तो उनके नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो उनके नेतृत्व में तो सरकार बनेगी, उसके लिए कोई अलग से प्रस्ताव थोड़ी पास करना पड़ेगा। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। ठीक है। और उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जो है वो होगी, जिन विषयों को लेकर होना होगी। आज जो विषय थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के प्रमुख 5-6 सदस्य है वो उपस्थित थे उस बैठक के अंदर, और राजनाथ सिंह जी जो पार्टी के वरिष्ठतम हमारे पदाधिकारी है, नेता है, उन्होंने माननीय मोदी जी का नाम का प्रस्ताव रखा। और उसके बाद में जितने भी हमारे सहयोगी संगठन हैं, उन सहयोगी संगठन के जो प्रमुख उस बैठक में विराजमान थे, उन एनडीए के गठन के नेताओं ने समर्थन किया। चाहे फिर चंद्रबाबू नायडू से लगा के तो जितने नाम मांझी तक सारे नाम ले सकता हूं मैं, इन सब लोगों ने मिलकर राजनाथ सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। और देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी सर्वसम्मति से नेता चुने गए एनडीए के। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया का पालन होने का काम हुआ है। और जहां तक सवाल है कि अन्य लोग मुख्यमंत्री और मंत्रीगण, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण क्यों उपस्थित थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो संसदीय बोर्ड होता है, हमारा जो संसदीय कार्य संचालन की टोली होती है, उस टोली में मुख्यमंत्री सदस्य होते पद, उस नाते वो विराजमान थे वहां पे। और जो सहयोगी संगठन हमारे हैं एनडीए के, उनके भी जो मुख्यमंत्री थे वो भी उस हैसियत से उपलब्ध थे, उपस्थित थे। तो कहीं कोई प्रक्रिया का दोष नहीं है। ये स्वच्छ मन से, स्वच्छ इरादे से और एकदम से जो है प्रजातांत्रिक तरीके से प्रक्रिया का पालन करके ही दावा प्रस्तुत करने का काम हमारी सरकार के लिए हुआ है। और देश के मैंडेट भी है कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, और उसी मैंडेट का हम पालन कर रहे हैं। ठीक है। अब जहां तक बात है विपक्ष की और कांग्रेस की, तो वो अपनी बात करते रहेंगे, होती रहेगी, चलती रहेगी।
और ये हमारी आपकी हमारी सबकी चर्चा है कि मंत्रिमंडल कैसे बनेगा, क्या होगा, वो हमारे नेतृत्व ने सब तय कर रखा होगा। एनडीए जब चुनाव पूर्व का गठबंधन है तो चुनाव बाद कोई समस्या आना ही नहीं है। ये तो समस्या कब आती है कि हम इधर उधर का कहीं का ईट, कहीं का रेत, कहीं का रोड़ा, कहीं भानुमति ने कनुबा जोड़ा, तो ऐसा करते तो जैसा कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में कर रखा है। ठीक है, इंडिया गठबंधन क्या है? चलते चुनाव में जिनके लोग छोड़ छोड़ के उनको जा रहे थे, वो वही था, जबरदस्ती का सौदा था। ठीक से और ये तो हमारा जो है वैचारिक रूप से कॉमन मिनिमम एजेंडे पर जो सहमति हुई है, उस सहमति के बाद एनडीए का गठन हुआ है। ठीक है, तो चुनाव पूर्व का हमारा सारा मामला है, इसलिए चुनाव के बाद में 5 साल सरकार चलाने में आप हम देखेंगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत स्मूथली सरकार चलने का काम करेगी। ठीक है। सुलेरी जी, जैसा कि उन्होंने कहा सिसोदिया जी ने कि ये तो पहले से गठबंधन तय हो गया था, एनडीए गठबंधन, और वो पहले से शामिल थे उसमें, चुनाव से पूर्व भी डील जो भी फाइनल हुई हो, जो भी बात हुई हो, जो भी प्रस्ताव रखे गए वो ठीक है। लेकिन तब ये जब पार्टियां जब थी तब का सिचुएशन बहुत अलग थे, और इन पार्टियों के जब आई थी ये पार्टियां, तब इन्हें भी नहीं पता था कि कल को ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि हम वो पहिए बन जाएंगे जिनके बिना चीजें दौड़ ही नहीं सकती हैं, या हम वो चारपाई के वो खंबे बन जाएंगे जिनके बिना चारपाई टिक ही नहीं सकते हैं। तो अब सिचुएशन चूंकि वो आ गई है, तो क्या वो सिद्धांत जो कि पहले तय हुए थे वो अभी भी एग्जिस्ट करेंगे? राजनीति में ऐसा होता है। देखिए, राजनीति संभावनाओं में जहाँ ज्यादा फायदा दिखता है अपने जनाधार का, व्यक्तिगत मतदाताओं का, अपने व्यक्तित्व का, अपना एक्सपोजर जितना कर सकते हैं, ये सब मायने रखते हैं। लेकिन ये देखिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ये चुनाव पूर्व अलायंस है, बिल्कुल सही। तो निश्चित रूप से देखिए स्वस्थ लोकतंत्र में वही अलायंस आगे भी चलना चाहिए। तो निश्चित रूप से दावेदारी उनकी बनती है, और वो अभी सहभागिता के रूप में कर रहे हैं। हमने इससे पहले भी देखे हैं गठबंधन की सरकारें, आप देखें चाहे अटल जी के देखें, उससे पहले चाहे पीवी नरसिंह राव के देखें। एक समय जब 89 का था, जब कांग्रेस के अगेंस्ट था और सब लोगों ने लेफ्ट और राइट दोनों विंग ने समर्थन के बीपी सिंह को बनाया था, और उसके बाद 2004 और 2009 के चुनाव में भी गठबंधन में देखा। देखिए, उनमें इनमें अंतर अगर आप एक विश्लेषण करें या उसका एक अध्ययन करें तो पाएंगे, देखिए इतना ज्यादा आउटपुट नहीं आ पा रहा है कि ये तो थोड़ा सा आ पा रहा है क्योंकि इनके गठबंधन के लोग हैं, लेकिन लीडिंग पार्टी बीजेपी की तरफ से कुछ नहीं आ पा रहा कि हम किसको शेयर कर रहे हैं, किसको ये पद दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और स्मूथली रनिंग अप चल रहा है। और देखिए, वो ऐसे दिन के क्रॉस करके शपथ ले लेंगे, और शपथ लेने के बाद फिर जब गवर्नमेंट जब रनिंग में आएगी, वो मिनिस्टर जब आउटपुट होंगे या अपने पदभार गहर करेंगे, उसके बाद अगर इनमें अनुशासन उस तरह से नहीं अगर कंट्रोल कर पाई बीजेपी, तो निश्चित रूप से कुछ डिस्प्यूट बाहर आएंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी उनका बिल्कुल जैसे उनका प्रयोजित कार्यक्रम की तरह है। बीजेपी बिल्कुल अपने जिस तरह से चलती है कि अपना मंत्र अपने पास रखती है, और ये मीडिया अपनी तरह से क्रास लगाती रहती कि 5 का और 1 का फार्मूला, लेकिन भागीदारी 1 की हो चाहे 2 की, उनके यहां से मिनिस्टर बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो बिहार के राज्य हैं वहां पे चार पार्टियां हैं, और उनके साथ तो हमको भी देना है, उनको वहां पे भी देंगे, तो निश्चित रूप से और इनके लिए ये फार्मूला तय करेंगे 5 वाला या 4 वाला, ऐसा कुछ भी, तो उनको 3-4 पद उनको 1-1 देंगे, इस तरह से कुछ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रालोद को भी देना है उनको। तो इस तरह से बहुत सी चीजें हैं, समस्याएं हैं निश्चित रूप से, और गठबंधन को चलाना बहुत। लेकिन आप एक ऑब्जर्वर के रूप में देखें भी तो पुराना जो 30 साल का इतिहास है गठबंधन का और आज का देखें, तो ये देखिए आउटपुट निकालने में हमको ये लग रहा है कि स्मूथली चल रहा है। तो आगे अब जैसे चलेगा, सरकार चलाना एक टेढ़ी कीट तो है ही, क्योंकि अपने पास मत नहीं है, तो वो आंखें दिखाई जा सकती हैं, वो आगे क्या बनेगा। ठीक है गौरव सर, चूंकि अब समय समाप्ति की ओर बढ़ चला है तो इसलिए आपके पास नहीं आ पाऊंगा, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। लेकिन जिस तरह से बीजेपी की जो अगर अतीत को देखें, इतिहास को देखें, अटल बिहारी की सरकार गिरी हो, तो इसके पीछे वजह रही है कि वो हमेशा अपने वचनों को लेकर अटल रही, अपने सिद्धांत को लेकर अटल रही, उसके साथ समझौता किया नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जो आज की बीजेपी है वो अपने सिद्धांतों के साथ क्या वाकई समझौता करेगी या नहीं करेगी, ये धीरे धीरे वक्त बीतेगा तब चीजें निकलकर सामने आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेन जी आपका, और बीजेपी प्रवक्ता आपका, और साथ ही साथ हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से देखा जाए, अब बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, सरकार बनने के बाद जो मंत्री पद की शपथ लेने का जब वक्त आएगा तब काफी कुछ बाहर निकल कर आएगा, वो देखने में दिलचस्प होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।